अगर तुम इसे चालू कर दो तो मैं तुम्हें अपनी फेरारी दे दूंगा। अपनी शानदार हवेली में मेहमानों से घिरे करोड़पति ने बूढ़े आदमी की ओर ताना मारते हुए हंसा। उसे यह पता नहीं था कि वह उस आदमी के साथ दांव लगा रहा था जिसने 40 साल पहले उस इंजन को डिजाइन किया था। सेठ अर्जुन मल्होत्रा ने अपनी एक 120 डॉलर की रोलेक्स डेटोना घड़ी को एडजस्ट किया, जबकि उन्होंने मुंबई के सबसे पॉश इलाके मालाबार हिल के अपने मेंशन के हॉल को घृणा से देखा। महज 38 साल की उम्र में उन्होंने एक रियल एस्टेट साम्राज्य खड़ा कर लिया था जिसने उन्हें 800 मिलियन डॉलर की निजी संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया था। लेकिन वह पूंजीपतियों में सबसे निर्दयी और अभिमानी भी थे। उनका 3000 वर्ग मीटर का महल उनके बेकाबू अहंकार का एक अश्लील स्मारक था। इटली से आयातित कैलाकटा संगमरमर के फर्श, कला के नमूने जिनकी कीमत पूरे घरों से ज्यादा थी, और 18 लग्जरी वाहनों का एक गैरेज जिसमें 3 फेरारी, 2 लैम्बोर्गिनी और एक मैक्लेरन शामिल थे, जिसे उन्होंने केवल इंस्टाग्राम पर डींगे हाँकने के लिए खरीदा था। लेकिन अर्जुन को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वह उनकी खगोलीय संपत्ति नहीं, बल्कि वह क्रूर शक्ति थी जो यह उन्हें उन लोगों को नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए देती थी जिन्हें वह निम्न समझते थे। आज रात उनका महल मैक्सिको के व्यापारिक अभिजात वर्ग, प्रभावशाली राजनेताओं और मशहूर हस्तियों से भरा हुआ था, जो उनके नए प्रोजेक्ट मल्होत्रा टॉवर्स के लॉन्च का जश्न मनाने आए थे। एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जिसके निर्माण के लिए सैकड़ों गरीब परिवारों को उनके पुराने घरों से बेदखल कर दिया गया था। यह अमीरी की एक अश्लील दावत थी जहां शैंपेन का हर गिलास एक औसत परिवार के मासिक वेतन से ज्यादा महंगा था। अर्जुन, तुम्हें उन्हें अपनी नई खरीदारी दिखानी होगी। पेट्रोल किंग और उनके करीबी सहयोगियों में से एक विक्रम सिंह ने हाथ में 2-0 की डॉन पेरिनियन शैंपेन का गिलास लहराते हुए गैराज की ओर इशारा करते हुए कहा। वह लाल फेरारी 458 स्पाइडर जो तुमने पिछले हफ्ते खरीदी थी, क्लब में सनसनी मचा रही है। बिल्कुल, अर्जुन जोरदार हंसी के साथ गरजे जो पूरे हॉल में गूंज उठी, स्पष्ट रूप से ध्यान का केंद्र बनने का आनंद ले रहे थे। चलो सब, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी से ज्यादा क्यों हूं। मेहमान, जो ऐसे सूट पहने हुए थे जिनकी कीमत पूरी कारों से ज्यादा थी, और ऐसे गहने पहने थे जो विश्वविद्यालयों को फंड कर सकते थे, अर्जुन के पीछे पीछे वातानुकूलित गैराज की ओर चल पड़े, जो शहर के अधिकांश घरों से ज्यादा शानदार था। एलईडी लाइटें अपने आप जल उठीं, जिससे वाहनों का एक संग्रह सामने आया जो उस पैसे का प्रतिनिधित्व करता था जो अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में नहीं देख पाते। यह सुंदरता, अर्जुन ने बड़ी कामुकता से लाल फेरारी के बोनट को सहलाया, जैसे वह कोई प्रेमिका हो। इस पर 40 लाख खर्च हुए हैं। 4.5 लीटर का बार्ट इंजन, 562 हॉर्स पावर, 3.4 सेकंड में 0 से 100 किमी घंटा। यह एक इतालवी कला का नमूना है जिसकी सराहना केवल सच्चे पारखी ही कर सकते हैं। मेहमानों ने नकली प्रशंसाओं में बुदबुदाया। हर कोई गति, शक्ति और विशिष्टता पर अपनी टिप्पणी के साथ आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसे उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में समझते थे। ज्यादातर के लिए लग्जरी कारें केवल दर्जे के प्रतीक थीं, उनके सामाजिक दायरे में दिखावा करने के लिए महंगी वस्तुएं। लेकिन क्या तुम वास्तव में इसे चलाना जानते हो? एक होटल चेन की उत्तराधिकारी पायल वर्मा, जिसने 200 का अपना हीरे का हार ठीक किया, ने व्यंग्य से पूछा, या तुम इसे सिर्फ इंस्टाग्राम तस्वीरों के लिए रखते हो? बेशक मैं इसे चलाना जानता हूं, अर्जुन ने साफ चिढ़ के साथ जवाब दिया। हालांकि सच कहूं तो ये इटालियन इंजन इतने मूडी होते हैं कि कभी कभी मैं भी इन्हें नहीं संभाल पाता। उसका वाक्य मुख्य द्वार की घंटी की आवाज से बाधित हो गया, एक बेसुरी आवाज जिसने पार्टी के संगीत को चाकू की तरह काट दिया। अर्जुन ने अपनी महिमा के क्षण में रुकावट आने से नाराज होकर माथे पर बल डाले। इतनी देर से कौन हो सकता है? उन्होंने अपनी घड़ी देखते हुए बुदबुदाया। रात के 11 बज रहे हैं। मेरे सभी मेहमान आ चुके हैं। शायद कोई भिखारी होगा। फर्नीचर किंग और अर्जुन के एक दोस्त रवि गुप्ता ने अपमानपूर्वक टिप्पणी की।
इस इलाके में हमेशा अमीर लोगों से कुछ मांगने वाले भिखारी आते रहते हैं। अर्जुन एक क्रूर मुस्कान के साथ मुस्कुराया, जैसे अभी अभी एक विचार आया हो जो दुखद मनोरंजन का वादा करता हो। जानते हो क्या, यह एकदम सही होने वाला है। चलो अपने मेहमानों को कुछ असली मनोरंजन देते हैं। वह दृढ़ कदमों से मुख्य द्वार की ओर बढ़े। उनके पीछे जिज्ञासु मेहमानों का एक समूह था जो किसी तरह के तमाशे की उम्मीद कर रहे थे। जब उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला तो जो दृश्य सामने आया वह उनकी श्रेष्ठता की कहानी के लिए एकदम सही विरोधाभास था। पोर्च की सुनहरी रोशनी के नीचे खड़ा था लगभग 73 वर्ष की आयु का एक आदमी, जिसके सफेद बाल रात की हवा से बिखरे हुए थे और जिसकी दाढ़ी पर कई दिनों से रेजर नहीं चला था। उसके कपड़े साफ थे, लेकिन स्पष्ट रूप से उनका पुराना दौर देख चुके थे। जीर्ण शीर्ण डेनिम पैंट, लेकिन सावधानी से मरम्मत की गई, एक काम की शर्ट जिसका मरोल रंग उड़ चुका था, और चमड़े के जूते जो सावधानी के बावजूद वर्षों के ईमानदार उपयोग को दर्शाते थे। इस आदमी के बारे में सबसे ज्यादा खटकने वाली बात उसकी स्पष्ट गरीबी नहीं थी, बल्कि वह अटूट गरिमा थी जो उसकी परिस्थितियों के बावजूद उससे निकल रही थी। उसकी नीली आंखों में एक स्पष्टता थी जो गहरी बुद्धिमत्ता की बात करती थी, और उसके हाथ, हालांकि दशकों के काम से कठोर थे, एक ऐसी सटीकता के साथ चलते थे जो विशेष तकनीकी अनुभव का सुझाव देती थी। माफ करना बेटा, बूढ़े आदमी ने एक आवाज में बात की जो कोमल लेकिन दृढ़ थी, जिसमें विनम्र मूल की गूंज थी लेकिन स्वशिक्षित ज्ञान का भार था। मैं तुम्हारी पार्टी में बाधा नहीं डालना चाहता था, मैं बस यह पूछ रहा था कि क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। मुझे 2 दिन से कुछ नहीं खाया। और मैंने सोचा कि शायद अर्जुन की हंसी ने बूढ़े आदमी के शब्दों को एक जोरदार थप्पड़ की तरह काट दिया। एकदम सही, बिल्कुल सही, मनोरंजन मुफ्त है। वह अपने मेहमानों की ओर मुड़ा, जिसमें शुद्ध क्रूरता झलक रही थी। इसे देखो दोस्तों, ब्रह्मांड ने हमें मुफ्त मनोरंजन भेजा है, एक असली भिखारी लाइव। मेहमान हंसने लगे, कुछ वास्तविक क्रूरता से, अन्य सामाजिक असुविधा से कि इस सार्वजनिक अपमान पर कैसे प्रतिक्रिया दें। बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ हल्का सा कठोर हो गया। रुको रुको, अर्जुन ने नाटकीय ढंग से हाथ उठाया, जैसे वह कोई मंच निर्देशक हो। यह बर्बाद करने के लिए बहुत अच्छा है। मेरे पास एक विचार है जो बिल्कुल मजेदार होगा। उसने अपने खुले गैराज की ओर इशारा किया, जहां लाल फेरारी एलईडी लाइटों के नीचे एक खूनी गहने की तरह चमक रही थी। वह फेरारी देखो दादाजी, वह उत्तम इतालवी मशीन जिसकी कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। बूढ़े आदमी ने उसकी नजर का पीछा किया और एक पल के लिए उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा आया। यह प्रशंसा या ईर्ष्या नहीं थी, जैसा कि अर्जुन ने उम्मीद की थी, बल्कि कुछ गहरा, अधिक जटिल था। यह उसके अतीत के भूत को देखने जैसा था, एक ऐसी याद जो दशकों से दबी हुई थी। हाँ, मैं इसे देखता हूं, उसने बस जवाब दिया। उत्तम। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक रूप से ताली बजाई, अपने क्रूर तमाशे के हर सेकंड का आनंद ले रहा था। यह मेरा प्रस्ताव है और मेरे सभी मेहमान गवाह हैं। अगर तुम इसे चालू कर पाए तो मैं तुम्हें अपनी फेरारी दूंगा। इस घोषणा ने मेहमानों के बीच हंसी का विस्फोट करा दिया। इस गरीब बूढ़े आदमी के लिए इतनी परिष्कृत मशीन के करीब आना, उसे चलाना तो दूर की बात है, यह उन्हें पूरी तरह से बेतुका लगा। यह असंभव है, पायल ने हंसते हुए चिल्लाया। ये इटालियन इंजन इतने जटिल होते हैं कि विशेषज्ञ मैकेनिकों को भी विशेष प्रशिक्षण और खास चिप वाली चाबियों के बिना इन्हें संभालना मुश्किल होता है। रवि ने आंसू पोंछते हुए जोड़ा, यह एक बंदर से हवाई जहाज उड़ाने के लिए कहने जैसा है। अर्जुन अपने मेहमानों की प्रतिक्रिया से खुश हुआ। उसके नसों में सार्वजनिक अपमान की शक्ति एक ड्रग की तरह बह रही थी। सालों से उसने खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कला को सिद्ध किया था, और यह स्थिति मेक्सिको के अभिजात वर्ग के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एकदम सही थी। और बताओ दादाजी, अर्जुन ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांधते हुए, एक रोमन सम्राट की तरह जो एक ग्लेडिएटर का भाग्य तय कर रहा हो, पूछा। क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो या तुम मान लोगे कि तुम वही हो जो तुम दिखते हो? एक बेकार बूढ़ा आदमी
जिसे असली तकनीक के बारे में कुछ पता नहीं है। जो चुप्पी छाई वह घनी और प्रत्याशा से भरी थी। मेहमान उम्मीद कर रहे थे कि बूढ़ा आदमी माफी मांगेगा, हस्तक्षेप करने के लिए माफी मांगेगा और अपमानित होकर चला जाएगा। यह सामान्य परिणाम था जब अर्जुन अपनी दुखद शक्ति का प्रयोग कम भाग्यशाली लोगों पर करता था। लेकिन यह बूढ़ा आदमी अलग था। शर्म से सिर झुकाने के बजाय वह पूरी तरह से सीधा खड़ा हो गया और पहली बार जब से वह आया था मुस्कुराया। यह दबी हुई या डरपोक मुस्कान नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो अर्जुन ने सालों से अपनी ओर निर्देशित नहीं देखा था। एक मुस्कान जिसमें ज्ञान, अनुभव और शायद थोड़ी दया थी। बेटा, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो आसपास के उन्मादी क्रूरता के विपरीत थी। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। हंसी तेज हो गई, लेकिन बूढ़े आदमी के उन शब्दों को कहने के तरीके में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन की त्वचा पर सिहरन पैदा कर दी। यह किसी ऐसे व्यक्ति का शांत आत्मविश्वास था जो एक रहस्य जानता था जो बाकी लोग नहीं जानते थे। उत्तम। अर्जुन ने गैराज की ओर नाटकीय ढंग से इशारा करते हुए दहाड़ लगाई। चलो, सब इतिहास की सबसे बड़ी विफलता के गवाह बने। जब यह बूढ़ा आदमी इंजन का स्टार्ट बटन भी नहीं ढूंढ पाएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं यहाँ क्यों हूं और तुम जैसे लोग वहां क्यों हैं। जैसे ही समूह फेरारी की ओर बढ़ा, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बूढ़ा आदमी एक अलग चाल से चलना शुरू कर चुका था। यह भूख और गरीबी से कमजोर व्यक्ति की डगमगाती चाल नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मविश्वास भरी चाल थी जो बहुत परिचित जमीन की ओर बढ़ रहा था। और अर्जुन मल्होत्रा को जल्द ही पता चलने वाला था कि उसने अपनी अभिमानी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जिस आदमी को उसने सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया था, वह सिर्फ खाना मांगने वाला एक भूखा बूढ़ा आदमी नहीं था। वह इंजीनियर था जिसने 40 साल पहले ठीक उसी इंजन को डिजाइन किया था। बूढ़ा आदमी फेरारी की ओर शांत कदमों से बढ़ा, जिसकी विनम्रता कुछ अधिक ध्यान देने वाले मेहमानों को असहज करने लगी थी। जब अर्जुन और उसके दोस्त बेकार बूढ़े आदमी की हार पर हंसते रहे और सट्टा लगाते रहे कि हार मानने में वह कितने सेकंड लेगा, तभी उस 73 वर्षीय व्यक्ति के चेहरे पर कुछ अजीब होना शुरू हो गया। उसकी आंखें, जिनमें पल भर पहले भूख और अपमान की थकान थी, अब कुछ और चमक रही थीं। यह ऐसा था जैसे वह दशकों के अलगाव के बाद एक पुराने दोस्त को देख रहा हो। उसके कठोर हाथ वाहन की ओर बढ़े, लेकिन उस आदमी की तरह नहीं जो नहीं जानता था कि क्या करना है, बल्कि उस परिचितता के साथ जो पहले हजारों बार उस बॉडीवर्क के हर मोड़ को छू चुका हो। देखो, अर्जुन ने बूढ़े आदमी की ओर नाटकीय ढंग से इशारा करते हुए मजाक उड़ाया। उसे यह भी नहीं पता कि कहां से शुरू करना है। शायद उसने कभी टैक्सी से ज्यादा उन्नत कार नहीं देखी होगी। मेहमान हंसे, लेकिन एलेना डिसूजा, एक यूरोपीय राजदूत की पत्नी और समूह में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त एकमात्र व्यक्ति, कुछ ऐसा नोटिस करने लगी थी जिसे बाकी लोगों ने नजरअंदाजा कर दिया था। जिस तरह से बूढ़ा आदमी वाहन को देख रहा था, वह विलासिता से प्रभावित व्यक्ति का नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का था जो तकनीकी रूप से उसका मूल्यांकन कर रहा था। अर्जुन, एलेना, उसने चुपके से फुसफुसाया, क्या तुम वाकई इसके बारे में निश्चित हो? जिस तरह से यह आदमी कार को देख रहा है, उसमें मुझे कुछ लग रहा है। एलेना, कृपया। अर्जुन ने एक तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ उसे रोका। क्या तुम सच में एक भिखारी से डरने वाली हो? यह स्पष्ट है कि वह शर्मिंदा होने से बचने के लिए जानने का नाटक कर रहा है। इस बीच बूढ़ा आदमी फेरारी के चारों ओर धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें उस तीव्रता से हर विवरण की जांच कर रही थीं जो परेशान करने वाली थी। वह बोनट के सामने रुका और गर्व के प्रतीक चिन्ह पर अपनी उंगलियां फेर दीं, एक ऐसी श्रद्धा के साथ जो व्यक्तिगत अंतरंग लग रही थी। 458 मॉडल स्पाइडर, उसने खुद से बुदबुदाया, लेकिन इतना जोर से कि कुछ मेहमानों ने सुन लिया। चेसिस फेक 142, इंजन फेक 136 FB, स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड। दिलचस्प है कि उन्होंने मूल विनिर्देशों को बनाए रखा है। अर्जुन पलक झपका गया, बूढ़े आदमी की तकनीकी टिप्पणियों की विशिष्टता से भ्रमित हो गया। उसने फेरारी को मुख्य रूप से दर्जे के प्रतीक
और सोशल मीडिया पर प्रभावित करने के लिए खरीदा था। मॉडल नंबर और तकनीकी विनिर्देश वे चीजें थीं जिन्हें उसने बिक्री साहित्य से याद किया था। वह ज्ञान नहीं जिसकी उम्मीद उसने किसी भिखारी से की होगी। आपको यह कैसे पता? पायल ने घबराई हुई हंसी के साथ पूछा, जो अब पहले जितनी निश्चित नहीं लग रही थी। बूढ़े आदमी ने एक मुस्कान के साथ उसे देखा, जिसमें अर्थों की परतें थीं जिन्हें उपस्थित लोगों में से कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। संख्याएं पहचान प्लेट पर हैं मैडम। जो कोई भी जानता है कि कहाँ देखना है, वह उन्हें पढ़ सकता है। यह एक पूरी तरह से तार्किक उत्तर था, लेकिन जिस तरह से उसने उस शांत आत्मविश्वास के साथ कहा था, उससे कई मेहमानों ने असहज निगाहें बदलीं। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो बताता था कि उसका ज्ञान सिर्फ प्लेट पर नंबर पढ़ने से कहीं ज्यादा था। बस बहुत हो गया। अर्जुन गरजे, स्पष्ट रूप से परेशान थे, क्योंकि उनका अपमान का तमाशा वैसी योजना के अनुसार नहीं चल रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। चुनौती कार को चालू करना है, किसी को प्रभावित करना नहीं, जो तुमने शायद किसी पत्रिका से याद किया हो। बूढ़े आदमी ने एक विनम्रता के साथ सिर हिलाया, जो सार्वजनिक रूप से अपमानित किए गए व्यक्ति में परेशान करने वाली थी। आप सही कह रहे हैं बेटा। चुनौती इंजन चालू करना है। वह ड्राइवर के दरवाजे की ओर बढ़े। उनके कदम अब डगमगाते हुए नहीं लग रहे थे। जब उन्होंने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा तो कुछ असाधारण हुआ। उसने इसे ठीक सही जगह पर ठीक दबाव के साथ छुआ, जैसे उसने पहले सैकड़ों बार इस विशिष्ट दरवाजे को खोला हो। चाबियां कहाँ हैं? उन्होंने इतनी सादगी से पूछा कि अर्जुन एक पल के लिए अचंभित महसूस करने लगा। हाँ, यही समस्या है। अर्जुन तेजी से संभला, जिसे वह एकदम सही जाल मान रहा था। उसमें मजा ले रहा था। इस फेरारी में कीलेस एंट्री सिस्टम है। यह केवल एक अद्वितीय सुरक्षा चिप वाली मूल चाबी पर प्रतिक्रिया करता है। उस विशिष्ट चाबी के बिना इसे चालू करना असंभव है। उसने अपनी जेब से एक सुरुचिपूर्ण काली चाबी निकाली, उसे बूढ़े आदमी के सामने नाटकीय ढंग से लहराया और फिर उसे वापस रख लिया। और जाहिर है, मैं अपनी 40 लाख की चाबी किसी अजनबी को नहीं दूंगा। मेहमान फिर से हंसने लगे। इस बात से राहत मिली कि स्थिति परिचित क्षेत्र में लौट आई थी। चुनौती शुरू से ही असंभव थी, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने योजना बनाई थी। यह एक पूरी तरह से व्यवस्थित अपमान था। मैं समझ गया। बूढ़े आदमी ने उसी अटूट शांति से जवाब दिया। क्या मैं आपकी चाबी के बारे में कुछ पूछ सकता हूं? जो चाहो पूछो। अर्जुन ने नए अहंकार के साथ जवाब दिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा कोई व्यक्ति मूल कार के साथ आई चाबी की परिष्कृत तकनीक को समझ सकता है, या क्या यह एक प्रतिस्थापन प्रतिलिपि है? प्रश्न ने अर्जुन को एक अप्रत्याशित थप्पड़ की तरह मारा। यह विशिष्ट तकनीकी था और मोटर वाहन सुरक्षा प्रणालियों के बारे में ज्ञान के स्तर का सुझाव देता था, जो बूढ़े आदमी की स्थिति से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए समझ में नहीं आता था। यह मूल है। अर्जुन हकलाया, खुद को अनजाने में रक्षात्मक महसूस कर रहा था। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बस जिज्ञासा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सुझाव देता था कि जवाब उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण की पुष्टि कर चुका था। और क्या कार में हाल ही में कोई बिजली की समस्या आई है? शायद ठंडी शुरुआत में चालू करने में कठिनाई या इंजन का अनियमित व्यवहार? जो चुप्पी छाई वह पूर्ण थी। अर्जुन मुंह खोले खड़ा रह गया, क्योंकि उस प्रश्न ने ठीक उसी समस्या को छू लिया था जिसका वह पिछले कुछ हफ्तों से फेरारी के साथ अनुभव कर रहा था। कार सुबह की ठंड में विशेष रूप से चालू होने में रुक रुक कर समस्याएं पैदा कर रही थी, और उसके मैकेनिक ने सुझाव दिया था कि यह ईंधन इंजेक्शन प्रणाली में कोई समस्या हो सकती है। कैसे? तुम्हें यह कैसे पता? अर्जुन ने फुसफुसाया। उसका अहंकार सुबह की धुंध की तरह वाष्पित होने लगा था। मॉडल 458 में उत्पादन की शुरुआती इकाइयों में इंजन प्रबंधन प्रणाली के साथ कुछ ज्ञात समस्याएं थीं। बूढ़े आदमी ने उतनी ही शांति से समझाया जैसे वह मौसम पर चर्चा कर रहा हो, विशेष रूप से पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ। जब यह तापमान के चरम परिवर्तनों के संपर्क में आता है। एलेना डिसूजा एक कदम आगे बढ़ी। उनकी पेशेवर जिज्ञासा पूरी तरह से जाग उठी थी। क्या आपने ऑटोमोटिव उद्योग में काम किया है?
बूढ़े आदमी ने एक मुस्कान के साथ उसे देखा जिसमें दशकों का इतिहास था। कहा जा सकता है मैडम। किस क्षमता में? एलेना ने जोर दिया, अर्जुन के नाराज दिखने की अनदेखी करते हुए, जो स्पष्ट रूप से चाहता था कि पूछताछ बंद हो जाए। मुख्य रूप से इंजन डिजाइन। बूढ़े आदमी ने बिना विस्तार किए जवाब दिया, लेकिन दो शब्द समूह पर मौन बम की तरह गिरे। इंजन डिजाइन, इंजन डिजाइन। फर्नांडो ने अविश्वास से दोहराया। किस कंपनी के लिए? बूढ़ा आदमी तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह पूरी सहजता के साथ फेरारी की ड्राइवर सीट पर बैठ गया, जो उसकी बाहरी उपस्थिति के साथ पूरी तरह से असंगत थी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, नियंत्रणों तक पहुंचे, सब कुछ बिना देखे, जैसे कि वर्षों से कई कंपनियों के लिए मांसपेशी स्मृति हो। आखिरकार उसने जवाब दिया, मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम मैरानेलो, इटली में एक छोटी सी टीम के साथ था। 80 के दशक की शुरुआत में। मैरानेलो नाम सुनकर कई मेहमानों की सांस रुक गई। मैरानेलो फेरारी का ऐतिहासिक घर था, वह जगह जहां दुनिया के सबसे महान इंजन पैदा होते थे। इस बूढ़े आदमी का उस विशिष्ट स्थान का उल्लेख करना महज संयोग नहीं हो सकता था। मैरानेलो, पायल ने अविश्वास से भरी आवाज में फुसफुसाया, क्या तुमने फेरारी के लिए काम किया? मैंने एक नई पीढ़ी के वाट इंजनों के विकास पर काम किया, जो अंततः कई भविष्य के मॉडलों का आधार बने। बूढ़े आदमी ने समझाया, जबकि उसके हाथ कार के इंटीरियर को टटोल रहे थे, एक ऐसे परिचितता के साथ जिसे झूठ बोलना असंभव था। यह उस समय के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। हम एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जो शक्तिशाली हो, लेकिन कुशल, परिष्कृत, लेकिन विश्वसनीय। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। यह असंभव है। क्या तुम चाहते हो कि हम विश्वास करें कि एक भिखारी फेरारी के लिए काम करता था, जो दुनिया की सबसे विशिष्ट कंपनियों में से एक है? मुझे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, बूढ़े आदमी ने एक शांति के साथ जवाब दिया, जो अर्जुन की बढ़ती घबराहट के विपरीत थी। मैं केवल उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जो मुझसे पूछे जाते हैं, तो इसे साबित करो। अर्जुन चिल्लाया, उसका चेहरा हताशा और कुछ ऐसा जिससे शायद डर भी था के कारण लाल हो रहा था। अगर तुमने वाकई फेरारी के लिए काम किया है, अगर तुम इंजनों के बारे में जानते हो, तो मेरी कार बिना चाबी के चालू करो। चुनौती हवा में लटकी हुई थी, जैसे गिरने वाली तलवार। यह निर्णायक क्षण था जिसका सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब पिछले कुछ मिनटों के खुलासों के साथ गतिशीलता पूरी तरह से बदल गई थी। अब यह एक ऐसे अपमान की तरह महसूस नहीं हो रहा था जिसकी गारंटी थी, बल्कि एक ऐसी परीक्षा की तरह जिसका परिणाम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को एक लंबे समय तक देखा, और पहली बार जब से वह आया था, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई। क्या तुम निश्चित हो कि तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? बिल्कुल, अर्जुन चिल्लाया, हालांकि उसकी आवाज में एक उन्मादी रंगत थी जो पहले वहां नहीं थी। मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे कि तुम वही हो जो तुम दिखते हो, एक बूढ़ा झूठा जो मुफ्त भोजन पाने के लिए कहानियां गढ़ रहा है। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसने कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिसे वह टाल रहा था। ठीक है, लेकिन पहले क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने इस कार के लिए कितना भुगतान किया? 40 लाख, अर्जुन ने स्वचालित गर्व के साथ जवाब दिया, हालांकि उसका आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से टूट चुका था। और तुम्हें क्या लगता है यह अब कितनी मूल्यवान है? वही राशि। ये कारें अपना मूल्य बनाए रखती हैं। बूढ़े आदमी ने उदासी से मुस्कुराया, मुझे डर है कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम इसमें गलत हो बेटा। मेरे ऐसा करने के बाद इस कार का मूल्य बहुत कम हो जाएगा या बहुत अधिक, इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे देखते हो। बिना किसी और स्पष्टीकरण के बूढ़े आदमी ने फेरारी के डैशबोर्ड पर अपने हाथ रखे और कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे उपस्थित सभी लोग पूरी तरह से निःशब्द रह गए। उसने इग्निशन सिस्टम के हिस्सों को एक सर्जिकल सटीकता के साथ खोलना शुरू कर दिया, जो केवल वही व्यक्ति रख सकता था जिसने ठीक उसी सिस्टम को डिजाइन किया था। जो हुआ वह सभी उपस्थित लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध कर गया। बूढ़े आदमी के हाथ फेरारी के अंदर एक ऐसी सटीकता के साथ चल रहे थे जो सभी तर्क को चुनौती दे रही थी। यह अनुमान लगाने वाले की अनाड़ीपन नहीं थी कि चीजें कहाँ थीं, बल्कि उस पूर्ण आत्मविश्वास की थी
जिसने हर घटक, हर कनेक्शन, हर सर्किट को डिजाइन किया था। कोरियोग्राफ किए गए नृत्य की तरह दिखने वाले आंदोलनों के साथ उसने सुरक्षा क्लिप जारी किए और वाहन के इलेक्ट्रॉनिक हृदय को इतनी आसानी से उजागर करना शुरू कर दिया जो एक अजनबी के लिए असंभव थी। क्या वह क्या कर रहा है? पायल ने अपनी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली पूर्ण चुप्पी में फुसफुसाया जो गैराज में छा गई थी। एलेना डिसूजा करीब आ गई थी। उनकी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता उन्हें उस चीज की विशालता को समझने की अनुमति दे रही थी जो वह देख रही थी। वह इंजन कंट्रोल मॉड्यूल तक पहुंच रहा है, उसने बढ़ते विस्मय के साथ फुसफुसाया। लेकिन इसके लिए फेरारी की आंतरिक वास्तुकला के विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। वह जानकारी सार्वजनिक मैनुअल में नहीं मिलती है। अर्जुन बढ़ती हुई आकर्षण और भय के मिश्रण के साथ देख रहा था। उसकी 40 लाख की फेरारी, उसके दर्जे का प्रतीक, एक ऐसे आदमी द्वारा व्यवस्थित रूप से अलग की जा रही थी जिसे उसने क्षण भर पहले एक अज्ञानी भिखारी के रूप में तिरस्कृत किया था। रोको, वह अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। तुम कार खराब कर दोगे, वे हिस्से बदलने योग्य नहीं हैं। बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी अभिव्यक्ति के साथ कंधे के ऊपर से देखा जिसमें धैर्य और कुछ ऐसा मिला हुआ था जो शायद दया हो सकती थी। बेटा, मैंने इस तरह की प्रणालियों को इतनी बार अलग किया और फिर से जोड़ा है जितनी बार तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ भी खराब नहीं होगा। लेकिन यह एक उच्च तकनीक सुरक्षा प्रणाली है। रवि घबराते हुए करीब आते हुए विरोध किया। वे घटक अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित हैं। सुरक्षा प्रणालियां उन लोगों तक पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं जो यह नहीं समझते कि वे कैसे काम करते हैं, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जबकि वह पूर्ण एकाग्रता के साथ काम करना जारी रखा। जब आप मौलिक डिजाइन स्तर से वास्तुकला को जानते हैं तो सुरक्षा प्रणालियां पारदर्शी हो जाती हैं। उसके शब्दों में दशकों के अनुभव का वजन था और जिस तरह से उसने उन्हें उच्चारित किया उससे कई मेहमानों ने अधिक असहज निगाहें बदलीं। अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वे एक क्रूर मजाक के गवाह बन रहे हैं जो गलत हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे अपनी आंखों के सामने कुछ असंभव विकसित होते देख रहे हों। वहां है, बूढ़े आदमी ने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही उसने वाहन के इलेक्ट्रॉनिक आंतों में गहरे दबे एक विशिष्ट घटक का पता लगाया। द्वितीयक स्टार्ट रिले, ठीक वहीं जहां हमने इसे मूल प्रोटोटाइप में रखा था। मूल प्रोटोटाइप, एलेना ने बढ़ती अविश्वास से भरी आवाज में दोहराया। क्या आप कह रहे हैं कि आपने इस विशिष्ट मॉडल के प्रोटोटाइप पर काम किया? बूढ़े आदमी ने अपने काम में रुका और सीधे उसकी ओर देखा। मैडम, मैंने प्रोटोटाइप पर काम नहीं किया, मैंने प्रोटोटाइप डिजाइन किया। मैरानेलो में अपनी टीम के साथ हमने 1982 और 1985 के बीच इस इंजन की मौलिक वास्तुकला विकसित की। जो चुप्पी छाई वह इतनी गहरी थी कि गैराज की एलईडी लाइटों की गुनगुनाहट सुनी जा सकती थी। अर्जुन पूरी तरह से स्थिर खड़ा था, जैसे किसी बिजली के झटके से मारा गया हो। बाकी मेहमान बारी बारी से बूढ़े आदमी और फेरारी को देख रहे थे, उस जानकारी को संसाधित करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके मानने की हर बात को चुनौती दे रही थी कि वे स्थिति के बारे में जानते हैं। यह असंभव है। अर्जुन ने आखिरकार अपनी आवाज निकाली जो अजीब तरह से कमजोर लग रही थी। फेरारी के इंजीनियर विश्वकुलीन वर्ग हैं। उनके पास सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से डिग्रियां हैं। वे महलों में रहते हैं। वे दुनिया की सबसे महंगी कारें चलाते हैं। नहीं, वे सड़कों पर खाना मांगते हुए समाप्त नहीं होते। बूढ़े आदमी ने एक उदासी के साथ मुस्कुराया जिसमें दशकों का इतिहास था। बेटा, जीवन के पास उन लोगों को भी नीचा दिखाने के तरीके हैं जिन्होंने कभी सोचा था कि वे अपरिहार्य हैं। लेकिन कैसे? एलेना ने संघर्ष करते हुए पूछना शुरू किया कि कैसे इतना तकनीकी अनुभव वाला कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में समाप्त हो सकता है। कॉरपोरेट विलय, कंपनी के प्रबंधन में बदलाव, आंतरिक राजनीति, ये सब उन सबसे मूल्यवान योगदानकर्ताओं को भी अप्रभावशाली बना सकते हैं। बूढ़े आदमी ने काम करते हुए समझाया, खासकर जब आप अब युवा नहीं हैं, जब आपके विचार फैशन में नहीं हैं, जब अधिकारियों की एक नई पीढ़ी तय करती है कि संस्थागत ज्ञान लागत कम करने से कम महत्वपूर्ण है। उसके शब्द एक दर्दनाक प्रामाणिकता के साथ गूंजे जिसने कई अधिक चौकस मेहमानों को यह समझने दिया
कि वे एक साधारण क्रूर शर्त से कहीं अधिक जटिल चीज के गवाह बन रहे थे। वे एक ऐसी व्यवस्था के मानवीय परिणामों को देख रहे थे जो अनुभव और ज्ञान पर, युवावस्था और नवीनता को महत्व देती थी। वहां है, बूढ़े आदमी ने घोषणा की, जबकि उसने कार की बिजली प्रणाली में कहीं गहरे अंतिम कनेक्शन बनाया। बाईपास पूरा हो गया है। बाईपास? अर्जुन ने एक ऐसी आवाज के साथ पूछा जो खोए हुए बच्चे की तरह लग रही थी। एक वैकल्पिक सर्किट जो बिना प्रॉक्सिमिटी की के इग्निशन की अनुमति देता है, बूढ़े आदमी ने समझाया, जबकि उसने हटाए गए पैनलों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। यह कुछ ऐसा है जिसे हमने मूल डिजाइन में आपातकालीन फंक्शन के रूप में शामिल किया था, लेकिन उत्पादन विनिर्देशों के लिए इसे छिपाने की आवश्यकता थी। एक छिपा हुआ फंक्शन, पायल ने फुसफुसाया। हर जटिल प्रणाली को आपातकालीन पहुंच मार्गों की आवश्यकता होती है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जबकि उसके हाथ यांत्रिक सटीकता के साथ चलते रहे। लेकिन ये मार्ग केवल उन्हीं के लिए जाने जाते थे जो सिस्टम की मौलिक वास्तुकला को समझते थे। एलेना काम का एक हिस्सा देखने के लिए पर्याप्त करीब आ गई थीं। जो वह कर रहे थे और जो उन्होंने देखा, उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। वह जो मॉड्यूल जोड़ रहे हैं वे पूरी तरह से व्यवस्थित हैं। ऐसा लगता है जैसे वह ठीक ठीक जानते हैं कि प्रत्येक घटक कहाँ है। बेशक मैं जानता हूं, बूढ़े आदमी ने बस जवाब दिया। मैंने उन्हें वहीं रखा था। उन्होंने हटाए गए पैनलों को फिर से जोड़ना समाप्त कर दिया। प्रत्येक टुकड़ा अपनी जगह पर पूरी तरह से फिट हो गया। फेरारी का इंटीरियर ठीक वैसा ही दिखता था जैसा पहले था, बिना किसी संकेत के कि इसे संशोधित किया गया था। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सिवाय इसके कि सभी के चेहरे पर पूर्ण सदमे की अभिव्यक्ति थी। और अब क्या? अर्जुन ने पूछा। उसकी पिछली अहंकार पूरी तरह से वाष्पित हो गई और कुछ ऐसा बदल गई जो अनजाने में सम्मान हो सकता था। अब, बूढ़े आदमी ने कहा, जबकि वह पूरी तरह से ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, मैं इंजन चालू करता हूं। उसने ब्रेक पेडल पर पैर रखा, इग्निशन बटन दबाया, और जो हुआ वह हमेशा के लिए बदल गया कि उपस्थित सभी लोग दुनिया को कैसे देखेंगे। फेरारी का इंजन एक ऐसी शक्ति और संगीत के साथ जीवन में गड़गड़ाया जो शुद्ध यांत्रिक पूर्णता थी। यह किसी ऐसे सिस्टम की डगमगाती आवाज नहीं थी जिसे अनपेक्षित तरीके से काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह एक मशीन की शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दहाड़ थी जो ठीक उसी तरह काम कर रही थी जैसे उसे काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन वह सबसे आश्चर्यजनक बात नहीं थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इंजन अलग लग रहा था, बेहतर, चिकना, अधिक शक्तिशाली, अधिक जीवंत। ऐसा लगा जैसे बूढ़े आदमी ने न केवल इसे चालू करने में कामयाबी हासिल की, बल्कि इस प्रक्रिया में इसे अनुकूलित भी कर दिया। हे भगवान, एलेना ने फुसफुसाया। उनके तकनीकी ज्ञान ने उन्हें पूरी तरह से सराहना करने की अनुमति दी कि उन्होंने अभी क्या देखा था। उसने न केवल इंजन चालू किया, बल्कि उसे बेहतर बनाया। बूढ़े आदमी ने उस इंजन की आवाज सुनते हुए मुस्कुराया, जिसे बनाने में उसने 40 साल पहले मदद की थी। मुझे हमेशा पता था कि इस डिजाइन में अप्रयुक्त क्षमता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किए गए समझौतों ने हमें कुछ विशिष्टताओं को सरल बनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन बाईपास जिसे मैंने अभी सक्रिय किया है, वह इंजन को उसके मूल डिजाइन क्षमताओं के करीब काम करने की अनुमति देता है। अर्जुन पूरी तरह से गूंगा हो गया था। अपनी फेरारी को उस तरह से काम करते हुए देख रहा था जो उसके स्वामित्व के 2 वर्षों में कभी नहीं थी। उसका दर्जे का प्रतीक, उसका अपमान करने का उपकरण, ठीक उसी आदमी द्वारा बेहतर बनाया गया था जिसे वह नीचा दिखाने आया था। आप वास्तव में कौन हैं? एलेना ने सच्ची श्रद्धा से पूछा। बूढ़े आदमी ने कार से उतरते हुए उसी शांति के साथ इंजन बंद कर दिया जिसके साथ उसने पूरी चुनौती का सामना किया था। मेरा नाम ज्ञानदेव है, उसने एक ऐसी गरिमा के साथ जवाब दिया जो हर समय मौजूद थी, लेकिन जिसे अब हर कोई पहचान सकता था। मैं 1982 से 1994 तक फेरारी के लिए मुख्य 8 इंजन विकास इंजीनियर था। उसके बाद मैंने 2003 तक लैम्बोर्गिनी के लिए काम किया और बाद में एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में जब तक परिस्थितियां बदल नहीं गईं। ज्ञानदेव का नाम समूह पर एक परमाणु बम की तरह गिरा।
जिन लोगों ने भी धार्मिक रूप से ऑटोमोटिव उद्योग का अनुसरण नहीं किया था, उन्होंने भी उस नाम के बारे में सुना था। वह उच्च प्रदर्शन इंजनों की दुनिया में एक किंवदंती थे, जो फेरारी के इतिहास में सबसे नवीन विकासों के लिए जिम्मेदार थे। ज्ञानदेव, रवि ने पूर्ण विस्मय के साथ दोहराया। वही ज्ञानदेव जिसने वह इंजन विकसित किया जिसने लगातार 5 फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीती। वही ज्ञानदेव ने बस जवाब दिया। अर्जुन ने आखिरकार अपनी आवाज पाई, हालांकि यह गले से निकली और कमजोर लग रही थी। लेकिन अगर आप ज्ञानदेव हैं तो क्यों मैं आपके दरवाजे पर खाना मांग रहा हूं? ज्ञानदेव ने एक उदास मुस्कान के साथ प्रश्न पूरा किया। क्योंकि बेटा, मैंने पाया कि इस दुनिया में 73 साल के इंजीनियरों के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वे एक बार कितने भी प्रतिभाशाली रहे हों। क्योंकि कॉरपोरेट पेंशन का तरीका है गायब हो जाना जब कंपनियां स्वामित्व बदलती हैं, और क्योंकि जब आपको भूख लगती है तो गर्व कभी कभी एक ऐसा विलासिता बन जाता है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये शब्द हर व्यक्ति पर एक व्यक्तिगत थप्पड़ की तरह लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल एक असाधारण तकनीकी प्रदर्शन देखा है, बल्कि सफलता की नाजुकता, आर्थिक व्यवस्था की क्रूरता और लोगों को उनकी उपस्थिति के आधार पर आंकने के परिणामों पर एक विनाशकारी सबक देखा है। और अब क्या? अर्जुन ने ज्ञानदेव और अपनी फेरारी को बारी बारी से देखते हुए फुसफुसाया, जो उसके द्वारा लागू किए गए संशोधनों के साथ पूरी तरह से काम कर रही थी। ज्ञानदेव ने एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा जिसमें समझ और शायद उम्मीद का मिश्रण था। अब बेटा, तुम तय करो कि तुम अपना दांव सम्मान करोगे या तुम कार की कीमत से ज्यादा मूल्यवान कुछ और सीखोगे। गेंद अर्जुन के पाले में थी और उसका पूरा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह आगे क्या करने का फैसला करता है। ज्ञानदेव के खुलासे के बाद जो चुप्पी छाई वह इतनी घनी थी कि अर्जुन को अपने दिल की धड़कन युद्ध के ढोल की तरह कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अपने 38 साल के जीवन में उसने पूरी तरह से व्यक्तिगत लाभ, शक्ति और अथक संपत्ति संचय के आधार पर निर्णय लिए थे। उसने खुद को कभी ऐसी स्थिति में नहीं पाया जहां एक चुनाव न केवल उसके वित्तीय भविष्य को बल्कि एक इंसान के रूप में उसके मौलिक मूल्य को भी निर्धारित करेगा। उसने उस गैराज की ओर देखा जिसे उसने सावधानीपूर्वक अपने अहंकार के मंदिर के रूप में डिजाइन किया था। उसके चारों ओर के 18 लग्जरी वाहन अब सफलता के प्रतीक के रूप में महसूस नहीं हुए, बल्कि उन यादों के दर्दनाक अनुस्मारक के रूप में महसूस हुए कि उसका अस्तित्व कितना खाली रहा है। हर कार सैकड़ों हजार रुपये का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे उसने उन लोगों को प्रभावित करने में खर्च किया था जिन्हें अब वह महसूस करता है कि उन्होंने उसे कभी भी एक व्यक्ति के रूप में वास्तव में सम्मान नहीं दिया था। ज्ञानदेव, अर्जुन ने आखिरकार अपनी आवाज पाई, हालांकि यह उस स्थान में अजीब तरह से कमजोर लग रही थी जिसे उसने डराने के लिए बनाया था। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? बेशक बेटा। क्यों? तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, इसके बाद तुम मुझे यह अवसर क्यों दे रहे हो? अपमान, तिरस्कार, उस क्रूरता के बाद जो मैंने तुम्हारे प्रति दिखाई। ज्ञानदेव ने ध्यान से प्रश्न पर विचार किया। उसकी आंखें अर्जुन के चेहरे का मूल्यांकन कर रही थीं, जैसे वह शब्दों के पीछे की ईमानदारी का आकलन कर रहा हो। क्योंकि ज्ञानदेव ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैंने सीखा है कि जीवन बहुत छोटा है कि सकारात्मक कुछ बनाने के अवसरों को बर्बाद किया जाए, भले ही वे नकारात्मक क्षणों से पैदा हुए हों। और इसीलिए कि मैं तुम में कुछ ऐसा देखता हूं जो शायद तुमने खुद अभी तक नहीं देखा है। क्या देखते हो? मैं एक ऐसे आदमी को देखता हूं जिसने 38 साल की उम्र में एक साम्राज्य बनाया, जिसके लिए असाधारण बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प और काम करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो अपने दोषों के बावजूद अभी भी उत्पादक जीवन के कई दशक आगे रखता है, और मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिसने अभी अभी अपने अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है। और सबसे बढ़कर ज्ञानदेव अर्जुन के पास गया और पहली बार करोड़पति को दूर हटने या प्रभुत्व स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक ऐसे गुरु के सामने एक छात्र हो जिसके पास वह ज्ञान है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। मैं एक ऐसे आदमी को देखता हूं जिसने अभी अभी सही सवाल पूछा है,
ज्ञानदेव ने जारी रखा। उसने यह नहीं पूछा कि वह अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान को कैसे कम कर सकता है। उसने यह नहीं पूछा कि वह अपने अहंकार को बरकरार रखते हुए इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता है। उसने पूछा कि वह चीजों को ठीक करने के लिए क्या करता है, सकता है। यही किसी ऐसे व्यक्ति के बीच का अंतर है जो वास्तव में बदलने को तैयार है, और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच जो केवल बचने का रास्ता खोज रहा है। ज्ञानदेव के शब्दों ने अर्जुन को एक रहस्योद्घाटन की शक्ति से मारा। उसे एहसास हुआ कि अपने पूरे वयस्क जीवन में किसी भी संकट का सामना करने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया अपनी छव्य की रक्षा करना, परिणामों को कम करना और शक्ति की अपनी स्थिति बनाए रखने के तरीके खोजना रही थी। यह पहली बार था जब उसकी प्रारंभिक प्रवृत्ति वास्तव में यह पूछना थी कि वह कैसे बेहतर हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह काम करेगा। एलेना ने स्पष्ट रूप से उस गतिशीलता से मोहित होकर हस्तक्षेप किया जो विकसित हो रही थी। हम कैसे जानते हैं कि अर्जुन वास्तव में बदलने को तैयार है और यह केवल क्षण के एड्रेनालाइन की प्रतिक्रिया नहीं है? यह एक वैध प्रश्न था जिसने सभी उपस्थित लोगों को उम्मीद के साथ अर्जुन को देखने के लिए प्रेरित किया। वह खुद भी यही सोच रहा था, क्या यह परिवर्तन वास्तविक था या केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया जो पल के गुजरने के साथ फीकी पड़ जाएगी? यह बिल्कुल सही सवाल है। ज्ञानदेव ने एलेना की ओर अनुमोदन में सिर हिलाया, और इसका उत्तर शब्दों या वादों से नहीं आ सकता। यह समय के साथ विशिष्ट, मापने योग्य और स्थायी कार्यों से आना चाहिए। वह अर्जुन की ओर एक गंभीर लेकिन शत्रुतापूर्ण नहीं अभिव्यक्ति के साथ मुड़ा। बेटा, अगर तुम वास्तव में इस रास्ते पर चलने को तैयार हो तो मुझे यह समझने की जरूरत है कि यह आसान नहीं होगा, यह आरामदायक नहीं होगा, और निश्चित रूप से यह ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे तुम आधा अधूरा कर सकते हो। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? अर्जुन ने पूछा, हालांकि उसके मन का एक हिस्सा पहले से ही उत्तर से डर रहा था। इसका मतलब है कि तुम्हें न केवल दूसरों के प्रति अपने रवैये का सामना करना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन की पूरी संरचना का भी सामना करना पड़ेगा, जो धन आधारित श्रेष्ठता की परिसर पर बनी है। तुम्हें हर व्यावसायिक निर्णय की जांच करनी होगी जो तुमने लिया है, हर उस कर्मचारी की जिसे तुमने निकाल दिया है, हर उस अवसर की जिसे तुमने दूसरों के लिए नकार दिया है, क्योंकि वे सफलता के लिए कौन योग्य है इसकी आपकी संकीर्ण दृष्टि में फिट नहीं होते थे। ज्ञानदेव रुका, अपने शब्दों का वजन महसूस करने दिया। और तुम्हें यह निजी तौर पर नहीं करना होगा जहां तुम अपनी सार्वजनिक छवि को बरकरार रख सकते हो, बल्कि ऐसे तरीके से करना होगा जो दिखाई दे, जहां दूसरे देख सकें और मूल्यांकन कर सकें कि तुम्हारा परिवर्तन वास्तविक है या नहीं। दिखाई देने वाला कैसे? पायल ने स्पष्ट रूप से बातचीत की दिशा से मोहित होकर पूछा। अर्जुन को अपने उद्यम, अपनी संपत्ति और अपने प्रभाव का उपयोग उन लोगों के लिए वास्तविक अवसर बनाने के लिए करना होगा जिन्हें पारंपरिक रूप से कुलीन वर्गों से बाहर रखा गया है। ज्ञानदेव ने समझाया, दयालु दान के रूप में नहीं, बल्कि इस वास्तविक मान्यता के रूप में कि प्रतिभा और ज्ञान हर सामाजिक आर्थिक स्तर पर मौजूद हैं। अर्जुन ने जो कुछ भी प्रस्तावित किया गया था उसके निहितार्थों को संसाधित करते हुए एक अजीब चक्कर महसूस किया। यह केवल अपना व्यक्तिगत रवैया बदलना नहीं था, यह मौलिक रूप से अपने पूरे व्यावसायिक संचालन और अपने जीवन के दर्शन को पुनर्गठित करना था। और आपका इस सब में क्या भूमिका होगी? अर्जुन ने पूछा। मैं 2 क्षेत्रों में आपका सलाहकार बनूंगा, ज्ञानदेव ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया जिसमें दशकों का अनुभव था। पहला, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में। मेरी विशेषज्ञता उस क्षेत्र में अभी भी प्रासंगिक और मूल्यवान है, भले ही रोजगार बाजार मेरी उम्र के बारे में कुछ भी कहे। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं विनम्रता पर आपका सलाहकार बनूंगा, दूसरों में मूल्य को पहचानने पर, यह समझने पर कि अनुभव और ज्ञान उन तरीकों से आते हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। रवि पूरी बातचीत के दौरान बेचैनी से हिल रहा था, स्पष्ट रूप से इस बात से असहज था कि चीजें किस दिशा में जा रही थीं। अर्जुन, क्या तुम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हो? तुम अपनी पूरी कंपनी को एक ही बातचीत के आधार पर लिए गए भावनात्मक निर्णयों के आधार पर पुनर्गठित करने जा रहे हो।
भावनात्मक निर्णय, अर्जुन ने दोहराया। और पहली बार सालों में उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो वास्तविक आत्मज्ञान हो सकता था। रवि, मैंने दशकों तक तर्कसंगत निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों ने मुझे उस प्रकार का व्यक्ति बना दिया जो मनोरंजन के लिए भूखे बूढ़े लोगों को नीचा दिखाता है। शायद अब गणना पर आधारित निर्णय लेने का समय आ गया है। ज्ञानदेव इस बातचीत को पेशेवर रुचि के साथ देख रहा था। तुम्हारा दोस्त एक वैध बिंदु रखता है अर्जुन। यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। आप क्या सुझाव देते हैं? मैं एक परीक्षण अवधि का प्रस्ताव करता हूं, 30 दिन, जिसके दौरान हम एक विशिष्ट परियोजना पर एक साथ काम करेंगे। यदि उन 30 दिनों के अंत में आपको लगता है कि यह मूल्यवान रहा है तो हम जारी रखेंगे। यदि नहीं तो हम बिना किसी अतिरिक्त दायित्व के साझेदारी समाप्त कर देंगे। किस तरह की परियोजना? एलेना ने स्पष्ट रूप से स्थिति के विकास से मोहित होकर पूछा। ज्ञानदेव ने उस पहली वास्तविक उत्साह की अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराया जो उसने पूरी रात दिखाई थी। अर्जुन कम आय वाले युवाओं के लिए एक ऑटोमोटिव मेंटरशिप कार्यक्रम विकसित करेगा। हम बाच के % की साथ ही ये कार्यक्रम विकसित ज्ञानदेव के पारिशाज दिखाई के साथ ही सार्वजनिक तकनीकी स्कूलों से प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करेंगे और उन्हें ज्ञान, उपकरण और अवसर प्रदान करेंगे जो आमतौर पर केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं जो महंगे निजी विश्वविद्यालयों का खर्च उठा सकते हैं। यह महत्वाकांक्षी लगता है, पायल ने स्पष्ट संदेह के साथ टिप्पणी की। लाभहीन के रूप में यही ठीक बिंदु है, ज्ञानदेव ने जवाब दिया। हर सार्थक चीज को तुरंत लाभदायक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह पता चलता है कि युवा और विविध प्रतिभा में निवेश करने से अक्सर अप्रत्याशित दीर्घकालिक रिटर्न मिलता है। अर्जुन ने खुद को अपनी कंपनी के बारे में सोचते हुए पाया। सालों से उसने केवल प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के स्नातकों को काम पर रखा था, यह मानते हुए कि महंगा शिक्षा बेहतर प्रतिभा के बराबर थी। उसने कितने संभावित ज्ञानदेवों को नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि उनके पास सही डिग्री या उचित संपर्क नहीं थे। हम इसे कहाँ करेंगे? अर्जुन ने खुद को यह महसूस करते हुए आश्चर्यचकित किया कि उसने करेंगे शब्द का इस्तेमाल किया था बजाय करेंगे के। यहाँ ज्ञानदेव ने गैराज की ओर इशारा किया जो लग्जरी कारों से भरा हुआ था। इस जगह को एक असाधारण शिक्षण कार्यशाला में बदला जा सकता है। कल्पना करें कि छात्र इन वाहनों पर काम कर रहे हैं, सेवा कर्मचारियों के रूप में नहीं बल्कि इंजीनियरिंग प्रशिक्षुओं के रूप में। न केवल बुनियादी यांत्रिकी सीख रहे हैं बल्कि उन्नत डिजाइन, वायुगतिकी, जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी। जैसे ही ज्ञानदेव बात करता रहा, अर्जुन ने परिवर्तन की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसका व्यक्तिगत अहंकार का मंदिर एक शिक्षा और अवसर केंद्र में बदल गया। उसके दर्जे के प्रतीक शिक्षण उपकरणों में बदल गए। छात्र अलग अलग वाहनों के बीच घूम सकते थे, हर एक अद्वितीय तकनीकी चुनौतियां पेश करता था। फेरारी इतालवी सटीकता सिखाने के लिए, लैम्बोर्गिनी आक्रामक डिजाइन प्रदर्शित करने के लिए, मैक्लेरन सामग्री में नवाचार दिखाने के लिए। हर कार एक विशेष कक्षा बन जाएगी और इन कारों के मालिक बस छात्रों को उन पर काम करने देंगे। तो इन कारों के मालिक बस छात्रों को उन पर काम करने देंगे? रवि ने अविश्वास के साथ पूछा। ठीक यही बिंदु है, अर्जुन ने अपने ही आवाज में निश्चितता के आश्चर्य के साथ जवाब दिया। अगर मुझे वास्तव में लगता है कि ये कारें सिर्फ वस्तुएं हैं, तो अगली पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए उनका उपयोग करना आसान होना चाहिए। अगर मैं झिझकता हूं तो मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरी पहचान भौतिक संपत्ति में बहुत अधिक लिपटी हुई है। ज्ञानदेव ने अनुमोदन में सिर हिलाया। बिल्कुल, यह परियोजना छात्रों को शिक्षित करने के साथ साथ आपको शिक्षित करने के बारे में भी होगी। लेकिन हम छात्रों का चयन कैसे करेंगे? एलेना ने स्पष्ट रूप से हर बढ़ती हुई रुचि से पूछा। हम सार्वजनिक तकनीकी स्कूलों का दौरा करेंगे, विशेष रूप से कम आय वाले क्षेत्रों में, ज्ञानदेव ने समझाया। हम उन छात्रों की तलाश करेंगे जो तकनीकी योग्यता दिखाते हैं लेकिन जिनके पास कभी उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों या विशेष मेंटरशिप तक पहुंच नहीं रही है। उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखेगी, केवल उनकी जिज्ञासा, समर्पण और क्षमता। और वे वास्तव में क्या सीखेंगे? पायल ने पूछा।
ज्ञानदेव ने बढ़ते उत्साह के साथ जवाब दिया। उन्नत इंजन निदान, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, अनुप्रयुक्त वायुगतिकी, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली, यहाँ तक कि ऑटोमोटिव व्यवसाय के मूल सिद्धांत भी। कार्यक्रम के अंत तक उनके पास कौशल होंगे जो महंगे निजी विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के स्नातकों के बराबर होंगे। अर्जुन ने संभावनाओं के बारे में सोचते हुए खुद को पाया। सालों से उसने अपनी संपत्ति को एक प्रतिस्पर्धी खेल में स्कोर के रूप में देखा था। प्रतीक जमा करने के बजाय अवसरों को गुणा करने के लिए इसका उपयोग करना कैसा लगेगा? क्या कुछ और है? ज्ञानदेव ने अपनी आवाज को अधिक गंभीर बनाते हुए जोड़ा। अगर हम यह करते हैं तो हम इसे पूरी गंभीरता से करते हैं। सतही जनसंपर्क या टोकन इशारों का कोई काम नहीं। छात्रों के पास वास्तविक पहुंच, वास्तविक शिक्षा और वास्तविक रोजगार के अवसर होंगे। रोजगार के अवसर? अर्जुन ने पूछा। आपके रियल एस्टेट उद्यम को ऑटोमोटिव सेवाओं, बेड़े के रखरखाव, शायद शहरी गतिशीलता से संबंधित उत्पाद विकास की भी आवश्यकता होगी, ज्ञानदेव ने सुझाव दिया। कार्यक्रम के स्नातक आपकी कंपनी में वास्तविक पदों के लिए तरजीही पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, दान के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने योग्यता साबित कर दी होगी। रवि तेजी से असहज दिख रहा था। अर्जुन, यह तुम्हारे उद्यम और तुम्हारे जीवन का एक पूर्ण पुनर्गठन लगता है। क्या तुम वाकई भावनात्मक क्षणों पर आधारित इतने बड़े बदलाव करने को तैयार हो? अर्जुन ने रवि की ओर देखा, फिर अन्य मेहमानों की ओर जिन्होंने पूरी बातचीत देखी थी, और अंत में ज्ञानदेव की ओर। उसे एहसास हुआ कि रवि एक बात में सही था। यह उसके जीवन का पूर्ण पुनर्गठन होगा। लेकिन सालों में पहली बार यह संभावना उसे डरावनी नहीं लगी, बल्कि रोमांचक लगी। रवि, अर्जुन ने धीरे से कहा, 38 सालों से मैंने एक ऐसा जीवन बनाया है जो मुझे अब पसंद नहीं है। मुझे पता चला है, मैंने धन जमा किया है, लेकिन वास्तविक मूल्य नहीं बनाया है। मैंने शक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन ज्ञान विकसित नहीं किया है। मैंने दूसरों को प्रभावित किया है, लेकिन खुद का सम्मान नहीं किया है। उसने एक विराम लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पहली बार अपने पूरे जीवन को स्पष्टता के साथ देख रहा हो। आज रात एक आदमी जिसे मेरा नायक होना चाहिए था, मेरे दरवाजे पर खाना मांगने आया, और मेरी पहली प्रतिक्रिया उसे अपने अमीर मेहमानों के लिए मनोरंजन बनाना था। अगर यह वह व्यक्ति बन गया हूं, तो मुझे बड़े बदलावों की जरूरत है। ज्ञानदेव ने मुस्कुराया, और अर्जुन उस अभिव्यक्ति में दशकों की कठोर अर्जित बुद्धिमत्ता देख सका। तो क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो? अर्जुन ने एक बार फिर गैराज की ओर देखा, उस परिवर्तन की कल्पना की जिसका वर्णन ज्ञानदेव ने किया था। छात्र सीख रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उस स्थान में बढ़ रहे हैं जो अब तक केवल उसके अहंकार को पोषित करने के लिए मौजूद था। मैं स्वीकार करता हूं, उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या? तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं होगे, तुम मेरे साथी होगे। जो कुछ भी हम एक साथ बनाएंगे उसमें 50-50। ज्ञानदेव पलक झपका गया, प्रस्ताव से स्पष्ट रूप से हैरान था। अर्जुन, यह बहुत उदार है, लेकिन मैं दान स्वीकार नहीं कर सकता। यह दान नहीं है। अर्जुन ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो उसे वर्षों में किसी भी अभिव्यक्ति से अधिक सच्ची लगी। यह वास्तविक मूल्य की पहचान है। अगर हम इसे करने जा रहे हैं, तो हम इसे बराबर के रूप में करेंगे, उन साझेदारों के रूप में जो उद्यम में विभिन्न प्रकार की संपत्ति लाते हैं। ज्ञानदेव ने अपना कठोर हाथ बढ़ाया और अर्जुन ने मजबूती से हाथ मिलाया। उस क्षण दोनों जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया है जो न केवल उनके अपने जीवन को, बल्कि सैकड़ों युवाओं के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल देगा, जो अभी तक यह नहीं जानते थे कि उनके अवसर नाटकीय रूप से बढ़ने वाले थे। परिवर्तन 3 सप्ताह बाद शुरू हुआ, जब वह मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन मल्होत्रा उसी गैराज में खड़ा था जहां उसने ज्ञानदेव को नीचा दिखाया था, लेकिन वह जगह पूरी तरह से अपरिचित थी। एलईडी लाइटें, जो कभी केवल उसकी स्थिति के प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए काम करती थीं, अब सावधानीपूर्वक व्यवस्थित कार्य स्टेशनों को रोशन कर रही थीं। ज्ञानदेव द्वारा अपने व्यक्तिगत बचत से लाए गए परिशुद्धता उपकरण स्टेनलेस स्टील की मेजों पर फैले हुए थे।
और जहां पहले महंगी वस्तुओं के लिए केवल श्रद्धापूर्ण चुप्पी थी, अब युवाओं की आवाजें थीं जो वास्तविक उत्साह के साथ इंजन सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। 18 छात्र, जो 6 अलग अलग सार्वजनिक तकनीकी स्कूलों से चुने गए थे, ने अर्जुन के अहंकार के मंदिर को कुछ ऐसा बदल दिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शिक्षण केंद्र जो प्रामाणिक बौद्धिक ऊर्जा से स्पंदित था। श्रीमान देव, मारिया शर्मा की आवाज, जो एक 17 वर्षीय छात्रा थी, केंद्रित काम के शोर के बीच केंद्रित थी। लैम्बोर्गिनी के इंजेक्शन सिस्टम का निदान कुछ अजीब दिखाता है। ऑक्सीजन सेंसर ऐसी रीडिंग दे रहे हैं जो मैनुअल विनिर्देशों से मेल नहीं खाती। ज्ञानदेव उस स्टेशन पर गया जहां मारिया शर्मा काम कर रही थीं। उनके चलने का तरीका अब उस भूखे बूढ़े आदमी से अलग था जो 3 सप्ताह पहले दिखाई दिया था। हालांकि वह अभी भी साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब उनमें उद्देश्य की संतुष्टि से भरा सीधा रुख था। उनकी आंखें एक शिक्षक की संतुष्टि से चमक रही थीं, जो अपने छात्रों को उनकी उम्मीदों से आगे निकलते हुए देख रहा था। उत्कृष्ट अवलोकन। मारिया, ज्ञानदेव झुक गए जो उन्होंने स्थापित किया था। तुम्हें क्या लगता है कि इस विसंगति का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, मारिया शर्मा ने एकाग्रता से भौहें सिकोड़ी। रीडिंग से पता चलता है कि इंजन फैक्ट्री विनिर्देशों के मानक से अधिक कुशलता से चल रहा है, जैसे किसी ने सिस्टम को फैक्ट्री सेटिंग्स से परे अनुकूलित कर दिया हो। ज्ञानदेव ने वास्तविक गर्व के साथ मुस्कुराया। सिर्फ 3 हफ्तों में इस युवती ने विश्लेषण क्षमता विकसित कर ली थी, जिसे हासिल करने में कई पेशेवर मैकेनिकों को वर्षों लगते थे। अर्जुन, ज्ञानदेव ने उस ओर बुलाया जहां करोड़पति दूसरे समूह के छात्रों के साथ फेरारी की बिजली प्रणाली पर काम कर रहा था। क्या तुम एक पल के लिए यहां आ सकते हो? अर्जुन एक ऐसे कपड़े से अपने हाथ पोंछते हुए पास आया जो 3 सप्ताह पहले इस्तेमाल करना अकल्पनीय होता। उसका शारीरिक परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन ध्यान देने योग्य था। उसने वजन कम कर लिया था, तनाव से नहीं जैसा कि पिछले सालों में हुआ था, बल्कि इसलिए कि वह दशकों में पहली बार शारीरिक रूप से काम कर रहा था। उसका चेहरा अधिक आराम से लग रहा था, उस आदमी के निरंतर तनाव से मुक्त जो लगातार दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। क्या पता चला? उसने वास्तविक जिज्ञासा के साथ पूछा। मारिया शर्मा ने पाया है कि हमारी लैम्बोर्गिनी मानक विनिर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रही है, ज्ञानदेव ने समझाया। वे अनुकूलन जो मैंने 15 साल पहले इस विशिष्ट मॉडल पर काम करते समय लागू किए थे, वे अभी भी सक्रिय हैं। क्या आपने विशेष रूप से मेरी लैम्बोर्गिनी पर काम किया? अर्जुन ने विस्मय से पूछा। आपकी विशेष रूप से नहीं, लेकिन इस श्रृंखला के विकास पर, और मैंने कुछ सुधार लागू किए जो लागत के कारण कभी बड़े पैमाने पर उत्पादन में नहीं आए, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ इकाइयों में वे संशोधन बरकरार रहे। मारिया शर्मा ने ज्ञानदेव और अर्जुन के बीच बारी बारी से देखा, जो स्पष्ट रूप से सुन रहे थे कि उस आदमी के क्या मतलब थे जो 3 सप्ताह पहले कारखाने के विनिर्देशों के बारे में बात कर रहा था। तो क्या यह कार एक तरह से एक अनूठा प्रोटोटाइप है? हाँ, ज्ञानदेव ने सिर हिलाया, जिसका अर्थ है कि मारिया शर्मा ने अभी कुछ ऐसा खोजा है जो लैम्बोर्गिनी के आधिकारिक डीलरों को भी पता नहीं होगा। युवती के चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति चमक रही थी। 17 सालों से उसने एक ऐसी दुनिया में जिया था जहां उसके माता पिता, एक मैकेनिक और एक घरेलू सहायक, लगातार उसे याद दिलाते थे कि उन जैसे लोगों को वास्तविक अवसर नहीं मिलते। 3 हफ्तों में अर्जुन और ज्ञानदेव के कार्यक्रम में उसने पाया था कि उसके पास ऐसी क्षमताएं थीं जो दशकों के अनुभव वाले तकनीशियनों के बराबर थीं। श्रीमान मल्होत्रा, कार्लोस मेहरा की आवाज। नेसा का एक 19 वर्षीय छात्र ने काम पर ध्यान केंद्रित करने वाले समूह को बाधित किया। मुझे उस परियोजना के बारे में एक सवाल है जो आपने मुझे सौंपी है। अर्जुन कार्लोस की ओर मुड़ा, जो कार्यक्रम के वित्तीय विश्लेषण पर काम कर रहा था। ज्ञानदेव द्वारा सुझाए गए नवाचारों में से एक यह था कि छात्रों को न केवल ऑटोमोटिव उद्योग के तकनीकी पहलुओं को सीखना चाहिए, बल्कि व्यवसाय के तत्वों को भी सीखना चाहिए, ताकि वे अंततः अपने उद्यम बना सकें या संगठनों में रणनीतिक रूप से योगदान कर सकें। तुम्हारा सवाल क्या है, कार्लोस?
अर्जुन ने पूछा। कार्लोस ने एक टैबलेट दिखाया जिसमें सावधानीपूर्वक व्यवस्थित स्प्रेडशीट थे। मैंने कार्यक्रम की लागत का विश्लेषण किया है और इसकी तुलना निजी विश्वविद्यालयों में समान कार्यक्रमों से की है। मैंने पाया कि हम ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसकी लागत प्रति छात्र सामान्य रूप से लगभग 8 लाख होगी, लेकिन आप प्रति व्यक्ति 2 लाख से कम निवेश कर रहे हैं। अर्जुन पलक झपका गया, विश्लेषण की सटीकता से प्रभावित हुआ। तुमने ये आंकड़े कैसे निकाले? मैंने टेक डी मोंटेरी, डीयू और पॉलिटेक्निक में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की तुलना की। फिर मैंने आपकी परामर्श दरों के आधार पर श्रीमान देव के शिक्षण समय के मूल्य की गणना की और अंत में विशेष उपकरणों के उपयोग की लागत जोड़ी। ज्ञानदेव विश्लेषण। ज्ञानदेव विश्लेषण सुनने के लिए पास आया था। उसकी अनुमोदन अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। और तुम्हारा निष्कर्ष क्या है, कार्लोस? मेरा निष्कर्ष यह है कि यह कार्यक्रम न केवल पारंपरिक विश्वविद्यालय शिक्षा से अधिक प्रभावी है, बल्कि लागत लाभ के मामले में भी काफी अधिक कुशल है। कार्लोस ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, लेकिन मैंने कुछ और दिलचस्प भी परिकलित किया। क्या? अर्जुन ने वास्तव में उत्सुकता से पूछा। यदि हम इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते हैं तो हम निवेश के 1% से भी कम के साथ प्रतिवर्ष लगभग 5,000 विशेषज्ञ तकनीशियन प्रशिक्षित कर सकते हैं, जो संघीय शिक्षा बजट का प्रतिनिधित्व करता है। जो चुप्पी छाई वह पूर्ण आश्चर्य की थी। कार्लोस ने कुछ ऐसा किया था जो किसी महंगे कॉरपोरेट सलाहकार ने हासिल नहीं किया था। उसने बड़े पैमाने पर कुलीन तकनीकी शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने का एक तरीका खोज लिया था। कार्लोस, अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, क्या तुमने इंजीनियरिंग के अलावा प्रशासन का अध्ययन करने पर विचार किया है? ईमानदारी से, श्रीमान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वह अवसर मिलेगा। मेरा परिवार निजी विश्वविद्यालय का खर्च नहीं उठा सकता और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सालों की प्रतीक्षा सूची होती है। ज्ञानदेव और अर्जुन ने एक नज़र डाली जिसने बिना शब्दों के बहुत कुछ कहा। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। वे ठीक उसी तरह की प्रतिभा बर्बादी देख रहे थे जिसे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली विकसित करने में विफल रही थी। कार्लोस, ज्ञानदेव ने कहा, क्या कहोगे अगर हम तुम्हें तकनीकी कार्यक्रम में जारी रखते हुए प्रशासन का अध्ययन करने के लिए पूरी छात्रवृत्ति की पेशकश करें? कार्लोस की आंखें जल्दी से आंसू से भर गईं जिन्हें उसने छिपाने की कोशिश की। क्या सच में? क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, हम सुधारेंगे, उसने धीरे से कहा। तुमने इसे असाधारण काम से कमाया है। हम केवल उस मूल्य को पहचान रहे हैं जो पहले से मौजूद है। उस क्षण एलेना डिसूजा 3 लोगों के साथ गैराज में दाखिल हुईं, जिन्हें अर्जुन ने तुरंत नहीं पहचाना। एलेना कार्यक्रम की प्रगति को पेशेवर रुचि के साथ ट्रैक कर रही थीं और उन्होंने उल्लेख किया था कि वह कुछ संपर्कों को लाना चाहती थीं ताकि वे देख सकें क्या हासिल कर रहे थे। अर्जुन, ज्ञानदेव, एलेना, उसने स्पष्ट उत्साह के साथ उनका अभिवादन किया। मैं तुम्हें डॉ. रविंदर वर्मा से परिचित कराना चाहता हूं, टेक डी मोंटेरी में इंजीनियरिंग कार्यक्रम के निदेशक। इंजीनियर पद्मा मूर्ति से, जनरल मोटर्स इंडिया में नवाचार निदेशक। और श्रीमान अमित कपूर, तकनीकी शिक्षा के उप सचिव। परिचय अर्जुन के लिए अवास्तविक महसूस हुए। 3 सप्ताह पहले ये वे लोग होते जिन्हें वह अपनी संपत्ति और संपर्कों से प्रभावित करने की कोशिश करता। अब वह वास्तव में घबराया हुआ महसूस कर रहा था कि वे उसके छात्रों के काम का न्याय करेंगे। हम पिछले 1 घंटे से देख रहे हैं, डॉ. वर्मा ने टिप्पणी की। उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई। इन युवाओं द्वारा प्रदर्शित तकनीकी विश्लेषण का स्तर असाधारण है। विशेष रूप से मुझे युवा कार्लोस के वित्तीय विश्लेषण ने प्रभावित किया है, श्रीमान कपूर ने जोड़ा। इस तरह की रणनीतिक सोच बिल्कुल वही है जो हमें राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए चाहिए। मूर्ति उस स्टेशन के पास गई थी जहां मारिया शर्मा लैम्बोर्गिनी सिस्टम पर काम करना जारी रख रही थी। क्या मैं तुमसे तुम्हारे निदान के बारे में पूछ सकती हूँ? मारिया शर्मा शुरुआत में जीएम की कार्यकारी की उपस्थिति से शर्मीली थी। बढ़ती आत्मविश्वास के साथ अपनी खोजों की व्याख्या करने लगी। जैसे ही उसने बात की, इंग मूर्ति की अभिव्यक्ति पेशेवर विनम्रता से बदलकर वास्तविक विस्मय में बदल गई। तुम ऑटोमोटिव निदान का अध्ययन कितने समय से कर रही हो?
कार्यकारी ने पूछा। 3 सप्ताह मैडम। इस कार्यक्रम से पहले मैंने कभी भी इतने उन्नत सिस्टम पर काम नहीं किया था। 3 सप्ताह। इंग। मूर्ति ने ज्ञानदेव की ओर अविश्वास के साथ देखते हुए दोहराया। आपके छात्र 3 सप्ताह में इस स्तर पर पहुंच रहे हैं। जब आपके पास स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली और वास्तविक रूप से प्रेरित छात्र होते हैं और आप उन्हें विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ गुणवत्ता वाले उपकरणों तक पहुंच प्रदान करते हैं, तो परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं, ज्ञानदेव ने विनम्रता से जवाब दिया। डॉ. वर्मा विभिन्न कार्य स्टेशनों के बीच घूम रहे थे, छात्रों का निरीक्षण कर रहे थे और कभी-कभी तकनीकी प्रश्न पूछ रहे थे। अंत में वह समूह के पास एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ लौटे जिसमें छाप और कुछ ऐसा मिला हुआ था जो चिंता हो सकता था। श्रीमान देव, श्रीमान मल्होत्रा, उन्होंने औपचारिक रूप से शुरुआत की। जो कुछ तुमने यहाँ 3 हफ्तों में हासिल किया है वह हमारे जानने की बहुत सी बातों को चुनौती देता है कि प्रभावी तकनीकी शिक्षा क्या है। किस मायने में? अर्जुन ने पूछा। हमारे पारंपरिक विश्वविद्यालय कार्यक्रमों को छात्रों को उस तकनीकी क्षमता तक पहुंचने में 2 साल लगते हैं जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, और ईमानदारी से कहूँ तो हमारे बहुत कम स्नातक उस स्वतंत्र विश्लेषण क्षमता का प्रदर्शन करते हैं जो मैंने इन युवाओं में देखी है। ज्ञानदेव ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। अंतर पद्धति में है। पारंपरिक विश्वविद्यालयों में छात्र पहले सिद्धांत सीखते हैं और फिर यदि वे भाग्यशाली हैं तो अंततः व्यावहारिक अनुप्रयोग तक पहुंचते हैं। और अर्जुन ने अपने स्वयं के विकसित शैक्षणिक समझ से आश्चर्यचकित होकर जोड़ा, ये छात्र जानते हैं कि उनके काम के वास्तविक परिणाम हैं। वे पाठ्यपुस्तकों में अमूर्त समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं, वे वास्तविक मशीनों का निदान और मरम्मत कर रहे हैं जिनकी कीमत लाखों रुपये है। बिल्कुल, श्रीमान कपूर ने हस्तक्षेप किया। प्रेरणा पूरी तरह से अलग होती है जब छात्र समझते हैं कि वे ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जो मायने रखती हैं, न कि केवल अकादमिक अभ्यास पूरा कर रहे हैं। इंग। मूर्ति पूरे संवाद के दौरान नोट्स ले रही थीं। देवियों और सज्जनों, मैं आप दोनों को एक औपचारिक प्रस्ताव देना चाहता हूं। जनरल मोटर्स इस पहल के स्नातकों के लिए एक अधिमान्य भर्ती कार्यक्रम स्थापित करने में रुचि रखता है। हम अतिरिक्त उपकरण और हमारे संयंत्रों में संभावित इंटर्नशिप भी प्रदान करने को तैयार होंगे। सच में? कार्लोस, जो अपने कार्य स्टेशन से सुन रहा था, स्पष्ट रूप से निहितार्थों से उत्साहित था, पूरी तरह से गंभीर। कार्यकारी ने पुष्टि की। तुम जैसे प्रतिभा की उद्योग को ठीक वही जरूरत है। ज्ञानदेव ने वर्षों में अनुभव की जो संतुष्टि महसूस नहीं की थी उसे महसूस किया, यह देखकर कि उनके काम का प्रभाव उनकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा होगा। ये युवा न केवल कौशल सीख रहे थे बल्कि आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और यह समझ विकसित कर रहे थे कि उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी सीमाओं को निर्धारित नहीं करती है। क्या हम कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कुछ और कर सकते हैं? डॉ. वर्मा ने पूछा। अर्जुन ने ज्ञानदेव की ओर देखा, जिसने समझ के साथ सिर हिलाया। वे विस्तार पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तब तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया जब तक वे सुनिश्चित न हो जाएं कि मॉडल लगातार काम कर रहा है। हम अन्य शहरों में भी इसी तरह के कार्यक्रम स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं, अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर उन्हें संस्थागत समर्थन मिला तो हम मेंटरशिप की गुणवत्ता और विशेष उपकरणों तक पहुंच बनाए रख सकें। श्रीमान कपूर ने पूछा, अगर संघीय सरकार प्रतिपूरक धन प्रदान करे और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाए? यह ठीक वही सवाल था जिसका ज्ञानदेव और अर्जुन इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिसे उन्होंने सीधे तौर पर उठाने की हिम्मत नहीं की थी। सही समर्थन के साथ ज्ञानदेव ने सावधानी से जवाब दिया, हम 2 वर्षों के भीतर 10 शहरों में कार्यक्रम संचालित कर रहे होंगे। और अनुमानित प्रभाव? डॉ. वर्मा ने पूछा। कार्लोस, जो पूरी बातचीत सुन रहा था, ने धीरे से हाथ उठाया। क्या मैं अनुमान दिखा सकता हूं जो मैंने परिकलित किए हैं? अगले 20 मिनटों के लिए कार्लोस ने एक ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत किया जो एक वरिष्ठ कॉरपोरेट सलाहकार की ओर से प्रभावशाली होता। एक 19 वर्षीय लड़के से बहुत कम।
जिसने 3 सप्ताह पहले कभी सरकारी अधिकारियों से बात करने की कल्पना भी नहीं की थी। उसके आंकड़ों से पता चला कि मॉडल कैसे प्रतिवर्ष 1000 विशेषज्ञ छात्रों को प्रशिक्षित कर सकता है, विशेषज्ञ ऑटोमोटिव तकनीशियनों का एक नया वर्ग बना सकता है, और विशेष ऑटोमोटिव छोटी कंपनियों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है। जब उसने अपना प्रस्तुतिकरण समाप्त किया तो गैराज में चुप्पी पूर्ण थी। सभी उपस्थित लोग समझ गए थे कि वे न केवल एक प्रभावशाली तकनीकी प्रस्तुति के गवाह बन रहे थे, बल्कि उस सामाजिक परिवर्तन का सीधा प्रदर्शन थे जिसे कार्यक्रम बनाने का इरादा रखता था। कार्लोस, श्रीमान कपूर ने आखिरकार कहा, क्या तुम अगले सप्ताह भारत के माननीय राष्ट्रपति को यह विश्लेषण प्रस्तुत करने में रुचि रखोगे? प्रश्न एक मूक बम की तरह गैराज पर गिरा। कार्लोस पूरी तरह से स्थिर खड़ा रह गया, एक ऐसे अवसर को संसाधित कर रहा था जो 1 महीने पहले बिल्कुल अकल्पनीय होता। अर्जुन ने उस स्थान की ओर देखा जो 3 सप्ताह पहले उसका अहंकार का व्यक्तिगत मंदिर था, और उसे एहसास हुआ कि इसे कुछ ऐसा बदल दिया गया था जो उसके अहंकार से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। एक प्रयोगशाला जहां मैक्सिको के भविष्य के नेताओं को गढ़ा जा रहा था। परिवर्तन केवल उसका नहीं था, यह सभी का था। 5 साल बाद उस मुलाकात के जिसने सब कुछ बदल दिया, अर्जुन मल्होत्रा नई दिल्ली के पालम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुख्य मंच पर खड़ा था, जो 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ को देख रहा था, जो ज्ञानदेव के राष्ट्रीय नवाचार अकादमी की 5वीं वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए थे। वह आदमी जिसका मूल्य कभी उसके बैंक खाते में 0 की संख्या से मापा जाता था, अब उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान चीज के उत्सव के सामने खड़ा था। उन लोगों को वास्तविक अवसर देने की परिवर्तनकारी शक्ति जिन्हें पारंपरिक रूप से उनसे बाहर रखा गया था। देवियों और सज्जनों, अर्जुन ने शुरू किया। उसकी आवाज पूरे स्टेडियम में साउंड सिस्टम के माध्यम से गूंज रही थी। 5 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी की सबसे शर्मनाक गलतियों में से एक की। मैंने सार्वजनिक रूप से एक भूखे बूढ़े आदमी का अपमान किया जो भोजन मांगने मेरे दरवाजे पर आया था। मैंने उसे अपने अमीर मेहमानों के लिए मनोरंजन के रूप में माना, यह मानते हुए कि उसकी आर्थिक गरीबी बौद्धिक गरीबी को दर्शाती है। स्टेडियम में चुप्पी पूर्ण थी। 21,000 लोग हर शब्द पर टिके हुए थे। मुझे यह नहीं पता था कि मैं ज्ञानदेव, दुनिया के सबसे शानदार ऑटोमोटिव इंजीनियरों में से एक, का अपमान कर रहा था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे यह नहीं पता था कि मुझे अपने अस्तित्व का सबसे मूल्यवान सबक मिलने वाला था, कि प्रतिभा, ज्ञान और मानवीय मूल्य का तुम जो भी संपत्ति रखते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने पहली पंक्ति में बैठे ज्ञानदेव की ओर इशारा किया, जो अब 78 वर्ष के थे, लेकिन एक ऐसी जीवन शक्ति के साथ जो उद्देश्य और संतुष्टि से चमक रही थी। उनके बगल में मारिया शर्मा थीं, जो अब 22 वर्ष की थीं और टेस्ला इंडिया में मुख्य नवाचार इंजीनियर थीं, और कार्लोस मेहरा, 24 वर्ष के, जो 3 विशेष ऑटोमोटिव कंपनियों के सह संस्थापक थे, जो 500 अकादमी स्नातकों को रोजगार देती थीं। ज्ञानदेव ने मुझे सिखाया कि जब आप लोगों को वास्तविक अवसरों तक पहुंच देते हैं, जब आप उन्हें गरिमा और सम्मान के साथ मानते हैं, जब आप उनकी क्षमता को उनके मूल की परवाह किए बिना पहचानते हैं, तो चमत्कार होते हैं जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे समुदायों को बदलते हैं। नेशनल ट्रांसमिशन कैमरा ज्ञानदेव पर केंद्रित था, जो आंखों में आंसू के साथ मुस्कुरा रहे थे। वह बूढ़ा आदमी जिसे 5 साल पहले समाज ने अदृश्य माना था, अब मैक्सिको का राष्ट्रीय गुरु के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्हें 5 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त हुए थे, और देश के शैक्षिक विकास में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। इन 5 सालों में अर्जुन ने जारी रखा। ज्ञानदेव अकादमी ने 2300 विशेषज्ञ छात्रों को स्नातक किया है। उन स्नातकों में से 87% को ऑटोमोटिव उद्योग में तत्काल रोजगार मिला है, जिनका वेतन राष्ट्रीय औसत से 340% अधिक है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं। उसने एक विराम लिया, आसन, जिससे उसके अगले शब्दों को पूरा प्रभाव पड़ने दिया गया। आंकड़े ये माप नहीं सकते
कि इन 2300 स्नातकों ने 150 अपनी कंपनियां बनाई हैं, 8 अतिरिक्त नौकरियां पैदा की हैं और हमेशा के लिए गरीबी के उन चक्रों को तोड़ दिया है जो पूरे परिवारों को प्रभावित कर रहे थे। वे यह नहीं माप सकते कि कार्लोस मेहरा, जिसने नेसा के एक युवा लड़के के रूप में शुरुआत की थी, जिसने कभी सरकारी अधिकारियों से बात करने की कल्पना भी नहीं की थी, अब नवाचार नीतियों पर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था सचिव को सलाह देता है। विभिन्न वर्गों से सहज रूप से तालियां बजनी शुरू हो गईं, जो लगभग 5 मिनट तक चलने वाले जयकार में बढ़ती गईं। वे यह नहीं माप सकते। अर्जुन ने शोर शांत होने पर जारी रखा कि मारिया शर्मा, जिसने 3 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद मेरे लैम्बोर्गिनी में एक समस्या का निदान किया था, अब उस टीम का नेतृत्व कर रही है जिसने पहली पूरी तरह से स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार विकसित की है, जो अगले साल टेस्ला और BMW के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने वाली तकनीक के साथ लॉन्च होगी। मारिया शर्मा अपनी सीट से शर्मा गईं, लेकिन उनकी मुस्कान दमक रही थी। उनका व्यक्तिगत परिवर्तन अर्जुन जितना ही नाटकीय था। एक शर्मीली युवती से एक इंजीनियर तक जो CNN इंटरनेशनल द्वारा साक्षात्कार किया गया था, और मेक्सिको की सबसे होनहार तकनीकी नेताओं में से एक के रूप में फोर्ब्स मेक्सिको के कवर पर दिखाई दी थीं। लेकिन सबसे बढ़कर अर्जुन सीधे ज्ञानदेव की ओर मुड़े। वे यह तथ्य नहीं माप सकते कि एक आदमी जिसे समाज ने बहुत बूढ़ा और अप्रासंगिक मानकर खारिज कर दिया था, वह मेक्सिको की आधुनिक तकनीकी शिक्षा में सबसे प्रभावशाली गुरु बन गया। ज्ञानदेव धीरे धीरे उठे। पूरा दर्शक उनके साथ एक जयकार में खड़ा हो गया, जो 10 मिनट से अधिक समय तक चला। जब शोर आखिरकार शांत हुआ, तो बूढ़े इंजीनियर मंच पर माइक्रोफोन के पास उसी शांत गरिमा के साथ पहुंचे जो उन्होंने 5 साल पहले उस रात दिखाई थी। धन्यवाद अर्जुन, ज्ञानदेव ने शुरू किया। उसकी आवाज अब 21 लोगों के लिए प्रवर्धित थी। लेकिन मैं एक मौलिक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने अर्जुन को नहीं बदला। अर्जुन ने खुद को बदल दिया जब उसने फैसला किया कि एक बेहतर इंसान बनना उसके अहंकार को बरकरार रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह दर्शकों की ओर मुड़े। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन आशा से भरी हुई थी। अपने लंबे करियर के दौरान मैंने ऐसे इंजन डिजाइन किए जिन्होंने चैंपियनशिप जीती और रिकॉर्ड स्थापित किए, लेकिन उन सब का उस संतुष्टि से कोई मुकाबला नहीं है जो मारिया शर्मा को परिवहन के भविष्य को बदलने वाली तकनीक विकसित करते हुए देखकर, या कार्लोस को सैकड़ों परिवारों को रोजगार देने वाली कंपनियां बनाते हुए देखकर मिलती है, या हमारे अकादमी के 2300 स्नातकों को यह साबित करते हुए देखकर कि प्रतिभा समाज के हर स्तर पर मौजूद है। 5 साल पहले जब मैंने भोजन मांगने के लिए अर्जुन के दरवाजे पर दस्तक दी थी, मैं हताश था और मैंने सारी उम्मीद खो दी थी। मुझे लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है, कि दुनिया में मेरे योगदान अतीत की बात है। जो मैंने पाया वह यह है कि मेरे सबसे बड़े योगदान अभी शुरू ही हुए थे। ज्ञानदेव ने अकादमी के छात्रों से भरी स्टेडियम की सामने की सीटों की ओर इशारा किया। इन असाधारण युवाओं ने मुझे सिखाया है कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है यदि इसे साझा नहीं किया जाता है, कि अनुभव का कोई उद्देश्य नहीं है यदि इसे पारित नहीं किया जाता है, और यह कि बुद्धिमत्ता तभी मूल्यवान बनती है जब इसका उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। दर्शक फिर से तालियों से गूंज उठे, लेकिन ज्ञानदेव ने जारी रखने के लिए हाथ उठाया। लेकिन एक और बात है जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक अंतिम सबक जो अर्जुन और इन छात्रों ने मुझे सिखाया है। स्टेडियम उम्मीद से भरी चुप्पी में डूब गया। दशकों तक मैंने माना कि एक व्यक्ति के रूप में मेरा मूल्य मेरी पेशेवर सफलताओं से निर्धारित होता है, मेरे द्वारा डिजाइन किए गए इंजनों से, मेरी डिजाइन की गई चैंपियनशिप से। जब मैंने अपनी नौकरी खो दी, जब मेरे उद्योग ने मुझे मेरी उम्र के कारण खारिज कर दिया, तो मुझे लगा कि मैंने अपनी पहचान खो दी है। ज्ञानदेव रुका। उसकी आंखें पूरे जीवन की कृतज्ञता के आंसुओं से चमक रही थीं। जो इन 5 वर्षों ने मुझे सिखाया है वह यह है कि हमारा वास्तविक मूल्य इस बात से नहीं आता कि हमने क्या हासिल किया है, बल्कि इस बात से आता है कि हम दूसरों के लिए क्या संभव बनाते हैं। यह अपरिहार्य होने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को सक्षम बनाने के बारे में है। यह इस बारे में नहीं है कि हमें क्या याद किया जाता है,
बल्कि इसीलिए कि हम भूल जाएं, क्योंकि जिन्हें हमने सिखाया है वे हमसे ज्यादा आगे निकल गए हैं। जो चुप्पी उसके बाद आई वह गहरी और सम्मानजनक थी। स्टेडियम में हर कोई समझ गया कि वे न केवल एक दीक्षांत समारोह बल्कि मानव जीवन के मौलिक उद्देश्य पर एक घोषणा के गवाह बन रहे थे। इसलिए ज्ञानदेव ने जारी रखा, आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आधिकारिक तौर पर ज्ञानदेव अकादमी के अकादमिक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। मारिया शर्मा अकादमी की नई अकादमिक निदेशक होंगी और कार्लोस मेहरा नए उद्यम विकास निदेशक होंगे। यह घोषणा स्टेडियम में एक आश्चर्य के बम की तरह गिरी और उत्साह की भावना से भरी। मारिया और कार्लोस एक दूसरे को देखे, पूर्ण सदमे की अभिव्यक्तियों के साथ, स्पष्ट रूप से पहले निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया गया था। ज्ञानदेव, मारिया ने माइक्रोफोन के पास आते हुए कहा। उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। क्या आप निश्चित हैं? यह अकादमी आपकी विरासत है, आपका जीवन है। ज्ञानदेव ने एक शांति के साथ मुस्कुराया, जो उसने वर्षों के कठोर ज्ञान के माध्यम से हासिल किया था। बिल्कुल इसीलिए मुझे दूर जाने की जरूरत है, मारिया। एक विरासत जो अपने निर्माता की निरंतर उपस्थिति पर निर्भर करती है, वह एक वास्तविक विरासत नहीं है, वह एक निर्भरता है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम नेतृत्व कर सकते हो, नवाचार कर सकते हो और मेरे सीधे मार्गदर्शन के बिना भी प्रेरित कर सकते हो। अब समय है कि तुम अकेले उड़ान भरो। वह अर्जुन की ओर मुड़े, जो गर्व और उदासीनता के मिश्रण के साथ पूरी बातचीत देख रहा था। और तुमने, अर्जुन, सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि वास्तविक संपत्ति जमा नहीं की जाती है, यह अवसरों को साझा करके गुणा की जाती है। अर्जुन माइक्रोफोन के पास आया, स्पष्ट रूप से उत्साहित था, लेकिन कुछ ऐसा कहने के लिए दृढ़ था जिसकी वह महीनों से तैयारी कर रहा था। ज्ञानदेव, कुछ ऐसा है जिसकी मुझे सार्वजनिक रूप से घोषणा करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जिसकी मैं पिछले 1 साल से योजना बना रहा हूं। वह दर्शकों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज किसी ऐसे व्यक्ति का अधिकार ले रही थी जिसने अपना सच्चा उद्देश्य पा लिया था। इन 5 सालों में मैंने व्यवस्थित रूप से अपनी सभी गैर जरूरी संपत्तियों को बेचा है। मैंने संपत्तियां, लग्जरी कारें, कलाकृतियां, सट्टा निवेश बेचे हैं। वह सब कुछ जिसे मैंने कभी सफलता के प्रतीक के रूप में माना था। दर्शकों ने पूर्ण ध्यान से सुना। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि घोषणा कहां जा रही थी। उन संसाधनों के साथ मैंने ज्ञानदेव मेमोरियल सामाजिक नवाचार स्थायी कोष की स्थापना की है, जिसमें $200 मिलियन की राशि है, जिसका उद्देश्य पूरे दक्षिण एशिया में इसी तरह की अकादमियां बनाना है। कोष को स्थायी रूप से संचालित करने के लिए संरचित किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस तरह के कार्यक्रम पीढ़ियों तक जारी रहें। जो चुप्पी उसके बाद छाई वह पूर्ण थी, जिसके बाद तालियों का एक विस्फोट हुआ जो कभी खत्म नहीं होता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, अर्जुन ने शोर शांत होने पर जारी रखा। ज्ञानदेव, 5 सालों से तुमने मुआवजे के हर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, इस बात पर जोर देते हुए कि इन छात्रों को सफल होते देखना ही पर्याप्त भुगतान है। लेकिन एक चीज है जिसे तुम अस्वीकार नहीं कर सकते। अर्जुन ने अपनी अंदरूनी जेब से एक कानूनी दस्तावेज निकाला। मेरी सभी कंपनियों का 50% अब तुम्हारे नाम पर है। उपहार के रूप में नहीं, बल्कि इस देर से पहचान के रूप में कि तुम मेरे अब तक के सबसे मूल्यवान साथी हो। तुम आधिकारिक तौर पर मेरी हर चीज के सह मालिक हो। ज्ञानदेव पूरी तरह से स्थिर खड़ा रह गया, ऐसी जानकारी को संसाधित कर रहा था जिस पर विश्वास करना असंभव लगता था। अर्जुन, यह बहुत ज्यादा है। मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह कोई प्रस्ताव नहीं है ज्ञानदेव, यह एक कानूनी रूप से उपभोग किया गया तथ्य है। दस्तावेज पहले ही हस्ताक्षरित और पंजीकृत हो चुके हैं। तुम अरबपति हो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। ज्ञानदेव हंसने लगा, एक हंसी जो अविश्वास के रूप में शुरू हुई लेकिन शुद्ध आनंद में बदल गई। 5 साल तक मौद्रिक मुआवजे को अस्वीकार करने के बाद उसे कानूनी बल द्वारा अरबपति बना दिया गया था। और मुझे इस दौलत का क्या करना है? ज्ञानदेव ने हंसते हुए पूछा। ठीक वही जो हम कर रहे हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। इसका उपयोग दूसरों के लिए अवसर बनाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि पैसा जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो अलगाव के बजाय
न्याय का एक उपकरण हो सकता है। मारिया शर्मा माइक्रोफोन के पास आईं, उनके गालों से आंसू बह रहे थे। देवियों और सज्जनों, अकादमी के सभी स्नातकों की ओर से, हमारे परिवारों की ओर से और भविष्य के हजारों छात्रों की ओर से हम चाहते हैं कि आप जानें कि आपने न केवल हमारे जीवन को बल्कि मैक्सिको के तकनीकी विकास के पाठ्यक्रम को बदल दिया है। कार्लोस उनके साथ माइक्रोफोन पर शामिल हुए। 5 साल पहले मैं नेसा का एक लड़का था जिसने कभी बुनियादी नौकरियों से परे अवसरों की कल्पना नहीं की थी। आज मैं एक उद्यमी हूँ, नियोक्ता हूँ और सरकारी सलाहकार हूँ। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जीवित प्रमाण हूँ कि जब वर्ग की कृत्रिम बाधाओं को तोड़ा जाता है तो मानवीय प्रतिभा असाधारण तरीकों से फल फूल सकती है। ज्ञानदेव ने ज्ञानदेव अकादमी फिर अर्जुन की ओर देखा, जो अभिमानी दुश्मन से उस भाई में बदल गया था जो उसके पास कभी नहीं था, और अंत में दर्शकों की ओर देखा जो उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे जिसे उन्होंने एक साथ बनाया था। क्या तुम जानते हो मैंने इन 5 सालों में क्या सीखा है? ज्ञानदेव ने पूछा। उसकी आवाज जीवन भर की बुद्धिमत्ता से भरी हुई थी कि एक व्यवस्था के लिए सबसे मीठा बदला जो तुम्हें खारिज कर देती है वह न तो आक्रोश है और न ही कड़वाहट। यह दिखाना है कि वे तुमसे डरने में पूरी तरह से सही थे, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा काम अभी आगे था। वह अर्जुन की ओर एक मुस्कान के साथ मुड़े, जिसमें 5 साल की सच्ची दोस्ती पीछे थी। और अपमानित होने का सबसे बड़ा इनाम व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा नहीं है, यह पता लगाना है कि वह अपमान तुम्हें ठीक उसी जगह ले गया जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंतर बनाने की जरूरत थी। अर्जुन ने ज्ञानदेव को 21 लोगों के सामने गले लगाया और अपने वयस्क जीवन में पहली बार महसूस किया कि उसने कुछ ऐसा पाया है जो उसकी सारी पिछली दौलत कभी नहीं खरीद सकती थी। एक उद्देश्य जो उसके अपने अहंकार से परे था, आपसी सम्मान पर आधारित दोस्ती, और वह शांति जो यह जानने से आती है कि उसने अपने विशेषाधिकार का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए किया है, न कि खुद को उनसे अलग करने के लिए। जैसे ही आतिशबाजी ने नई दिल्ली की रात के आकाश को रोशन किया और स्नातकों ने अपने परिवारों के साथ जश्न मनाया, ज्ञानदेव और अर्जुन मंच पर एक साथ खड़े रहे, उस असाधारण समुदाय को देखते हुए जिसे उन्होंने एक साथ बनाया था। क्या तुमने कभी कल्पना की है कि अगर तुम उस रात मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं देते तो तुम्हारा जीवन कैसा होता? अर्जुन ने पूछा। ज्ञानदेव ने मुस्कुराते हुए मारिया और कार्लोस की ओर देखा, जिनका अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों द्वारा साक्षात्कार किया जा रहा था। सैकड़ों स्नातकों की ओर जो गर्व के साथ जश्न मना रहे थे, उन परिवारों की ओर जिनके गरीबी के चक्र हमेशा के लिए टूट गए थे। नहीं, ज्ञानदेव ने बस जवाब दिया, क्योंकि यह जिंदगी विकल्पों की कल्पना करने में समय बर्बाद करने के लिए बहुत उत्तम है। और वह सही था। परिवर्तन पूरा हो गया था, लेकिन प्रभाव तो बस शुरू ही हुआ था। वह कहानी जो अपमान और अहंकार से शुरू हुई थी, वह गरिमा, उद्देश्य और इस समझ के साथ समाप्त हुई कि वास्तविक धन इस बात से नहीं मापा जाता है कि तुम क्या जमा करते हो, बल्कि इस बात से कि तुम दूसरों के लिए क्या संभव बनाते हो। भूखा बूढ़ा आदमी जो भोजन मांगने एक दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, वह एक पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली गुरु बन गया था। अभिमानी करोड़पति जिसने अपने फेरारी को अपमान के रूप में पेश किया था, वह देश के सबसे सम्मानित परोपकारी व्यक्ति बन गया। और 2300 युवा जिन्हें पारंपरिक व्यवस्था द्वारा अदृश्य माना जाता, वे मैक्सिको के भविष्य के तकनीकी नेता बन गए। क्योंकि कभी कभी सबसे गहन परिवर्तन सबसे अप्रत्याशित मुलाकातों से शुरू होते हैं, और कभी कभी एक दांव हारना तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी जीत हो सकता है।